नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार आप सब लोगों से वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज ऐसी शख्सियत जींद जिले की जुलाना ग्रामीण परिवेश की धरती से निकले हुए एक बच्चे ने एक अपनी यात्रा की शुरुआत की और चंडीगढ़ जाकर वहाँ संघर्षमय जीवन जीकर और वहाँ एक सरस्वती कला मंच चंडीगढ़, सरस्वती कला मंच जुलाना के अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए अनेकों संस्कृति को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए दिन रात मेहनत करते हुए अनेकों पदों पर सरकार द्वारा दिए गए अनेकों पदों को सुशोभित करते हुए मानद सदस्य संगीत आकाशवाणी रोहतक, उसके अलावा सहायक सचिव पंजाबी साहित्य अकादमी दिल्ली के पदों को सुशोभित करने वाले श्रीमान रविशंकर जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। वेद प्रकाश जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का और आपके न्यूज़ चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक हमसे रूबरू हो रहे हैं उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान रविशंकर जी, जब आपसे हम बात कर रहे हैं, वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार के ऊर्जावान एक कलाकार, जिन्होंने बचपन से विषम परिस्थितियां होते हुए और इस प्रकार की यात्रा की है, तो आपकी शुरुआत से लेकर अब तक की संगीत की और कला के क्षेत्र की यात्रा के बारे में आप बताइए। वेद प्रकाश जी, जैसे कि एक जुलाना की अगर बात करें या फिर जींद जिले की बात करें, कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर रही है और मैंने बहुत धरातल से देखा है संस्कृति को। किसी तरह की कोई गतिविधि यहाँ नहीं थी और लगभग 5-6 साल की मेरी उम्र थी, मैं जुलाना में पैदा हुआ तो कीर्तनों में गाता था मैं। अच्छा जी। फिर रामलीला से अभिनय की शुरुआत हुई मेरी और उसके बाद मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। लेकिन जुलाना में रहते हुए मुझे एक गौरव विशेष तौर पे एक बार 1976 में जी राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस का आयोजन जींद में हुआ था जी। उस समय डिप्टी कमिश्नर महेंद्र सिंह राठी थे जी तो यहाँ सारे स्टेट लेवल का हुआ। तो मेरा एक गाना बड़ा प्रचलित था, जी। दुनिया पागल कहने लगी बाबू पटन बैठा दे, महसा का पाड़ी कौन रहेगा बेटा मना बता दे। इसको दर्शक थोड़े ही आपके उन स्वर लहरियों में सुनना चाहेंगे, चाहे आप उसकी 2 लाइनें सुना दें दर्शकों के लिए। फिर दुनिया पागल कहने लगगी बाबू पढ़ने बैठा दे, मैसा कपाड़ी कौन रहेगा रे बेटा मने बता दे। यानी रूढ़िवादिता थी। क्या बात है, क्या स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे और बच्चा स्कूल जाने की जिद करता है। और विशेष तौर पे ये गाना भी जिस शख्सियत ने लिखा वो हमारे बीच में नहीं है जी। रामफल शर्मा जी बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं जी। और इंग्लिश टीचर थे वो। जी। जैसे उनका गाना एक प्रचलित हुआ था, इसके अलावा दुनिया पागल कहने लगी, ये तो था ही। जी। मेरे से शुरुआत हुई इस गाने की। जी। और अनपढ़ का जमाना बाबू पाछा जा लिया, चंद्रो फिल्म में आया वो। जी 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 जी। जाऊंगा स्कूल में घड़ा काल पा लिया। जी। तो इस तरह की जो गीतकार थे, मुझे उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ काम करने का। और जब मैंने ये गीत उनका गाया तो वो बिल्कुल रोड पे थे, कहीं भी गति नहीं मिल रही थी उनके साहित्य को। क्या बात है। तो और जब ये गीत मैंने गाया, एक लड़का मनीष होता था जी। तो मेरे से 2-3 साल पीछे था क्लास में, वो मेरा बेटा बना। मैंने बापू का रोल भी अदा किया। रोल भी अदा किया, गीत भी गाया। क्या बात है। और 1976 की बात करूं, जो स्टेट लेवल पे यहाँ इवेंट हुआ जींद में, जी मेरे लिए बहुत बड़ी स्टेज थी। जी। तो उसमें मेरा ये गाना फर्स्ट आ गया। क्या बात है। फर्स्ट आने के बाद अब रेडियो की बात करेंगे आप। 1976 में जी। रेडियो स्टेशन रोहतक की स्थापना हुई। उस समय रेडियो स्टेशन के कर्मचारी जी गांव-गांव में टेप रिकॉर्डर लेके घूमते थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए। जी। और वो गाना जो मेरा हरियाणा दिवस पे प्रस्तुत हुआ था, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया। और अगले दिन सुबह, जैसे कि रागिनी 8:20 पे आती थी, शाम को 6:20 पे आती थी, 2:20 वाली दोपहर 2:20 पे भी थी। जी जी। तो ऐसे ही जो गांव से, क्योंकि अब तो एक
हाई फाई हर 2 किलोमीटर पे स्कूल है, लेकिन हमारा एक जुलाना जो स्कूल था लगभग 10 किलोमीटर में एक ऐसा स्कूल था जहाँ से गांव से बच्चे आते थे। जी। उन मेरे सहपाठियों ने मुझे कहा जो गांव से आए, भाई तेरी रागनी बज रही थी। मैंने कहा मैं तो कभी रेडियो पे गया नहीं, मेरी रागनी कैसे बजी। अच्छा जी। तो शाम को फिर 6:20 पे ब्रॉडकास्ट हुई। जी। तो सुबह सिंह नरवाल मेरे हेडमास्टर थे, जी। जो कि मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा तवज्जो देते थे। जी। जी। तो उनके कानों तक भनक गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय मेरा जो रहन सहन था, क्योंकि बॉबी फिल्म के कारण सभी जो है ना बड़े बड़े बाल रखते थे, बेल बॉटम पहनते थे, बड़े बड़े बॉबी कॉलर, जी। तो इस तरह का प्रचलन था। मैं भी अनूठा ही था। मेरे हेडमास्टर ने मुझे खुली छूट दी थी बड़े बाल रखने की। भाई यू आर द स्टार ऑफ माय स्कूल। क्या बात है। तो उसमें जब हेडमास्टर साहब के, नरवाल साहब के कानों तक गई, तो उन्होंने झट से जो है अपने पैड पे एक लेटर आकाशवाणी को लिखा, और 1976 से जी। मैं आकाशवाणी केंद्र का हिस्सा बना, एक बतौर लोक गायक। क्या बात है। लंबे समय तक गाता रहा मैं। लगभग अगर गाने की यात्रा को मैं कहूँ तो लगभग 20-22 साल मैंने आकाशवाणी रोहतक से लोक संगीत में गाया है। क्या बात है। और मैं बी हाई कलाकार था, क्या बात है। जो एक सीनियर डिग्री होती है। जी। जी। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई चंडीगढ़, जी। क्योंकि फादर 1976-77 से वहाँ एस्टेब्लिश थे। जी। तो उन्होंने मेरी ज़रूरत महसूस की, तो मुझे यहाँ से हाथ पकड़ के ले गए। चंडीगढ़। मेरी पहली कंडीशन थी कि मैंने पढ़ना है, जी। और पढ़ने के साथ साथ कला को भी जारी रखना है। क्या बात है। जब मैं गया, चंडीगढ़ मेरे लिए नया था, मैं किसी को नहीं जानता था। और संगीत की जहाँ तक बात है, प्राचीन कला केंद्र जो आज एक यूनिवर्सिटी का रूप है चंडीगढ़ में, जी। वो एक सेक्टर 16 में 196 नंबर कोठी में होता था। मैंने वो ज्वाइन किया, जी। क्लासिकल का। उसके बाद जैसे कि मैं सिलाई के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, जी। पुश्तैनी काम हमारा सिलाई था। जी। तो एक बार महज इत्तिफाकन एक पंजाब की डायरेक्टर कहूँ और फिल्म अभिनेत्री भी मैं, करेक्टर थी वो मिसेज लाज बेदी, जी। लाज बेदी। जी। हिंदी फिल्मों में विलायती बाबू, जीवन संग्राम जैसी फिल्में उन्होंने उस समय में की, आज़ादी की। जी। तो मेरी दुकान पे वो रजाई सिलवाने के लिए आ गई। जी। रजाई सिलवा रही थी, बड़े बड़े चश्मे लाए हुए थे, बड़ा गेटअप था। चंडीगढ़ वाला लुक था। चंडीगढ़ वाला लोग था। मेरी दुकान पे बैठे, कभी वो हिंदी बोले, कभी अंग्रेजी बोले। जी। तो फादर भी अच्छे कलाकार थे, उन्होंने उसकी भाषा को पहचाना, उनको टोक दिया कि मैडम आप कलाकार हो क्या। बोले जी आपको क्या पता। बोला आपका अंदाज़ बता रहा है। तो बोली हाँ जी, मैंने हरियाणा के लिए बहुत काम किया, मैं लोकगीत गा के आई। फादर ने कहा कि मेरा बेटा भी जो है आकाशवाणी रोहतक का कलाकार है। जी। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उनका थिएटर था शिवालिक, जी। और शिवालिक थिएटर चंडीगढ़ में एक ऐसा मंच था जी। जिसने बहुत बड़े बड़े कलाकार पैदा किए, जैसे गुरदास मान कह सकता हूँ मैं। क्या बात है। और कितने ही कलाकार मैं बताऊँ, सुरेंद्र शर्मा जी का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो। जी। मेहर मित्तल कह सकता हूँ मैं। जी। और जितने भी पंजाबी कलाकार हैं वो सब शिवालिक थिएटर ने पैदा किया। सरदार भाग सिंह जी होते थे, जी। जो कि पंजाब फिल्म संस्कृति और पंजाबी साहित्य की एक जान थे, और उसमें हर विधा चलती थी और वो कार्यक्रम करते थे। मुझे न्योता दिया वहाँ आने का। कई दिन मैं उनके हॉल कमरे में कोने में बैठ के उनकी रिहर्सल देखता था। जी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मेरा रिजल्ट आउट हुआ बीआई का, आकाशवाणी के अंदर रोहतक का। जी। एक मेरे साथी ने कहा कि मिठाई का डिब्बा ले जाओ और मिसेज लाज बेदी को दे दो। जी। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ये देखा कि मेरे अंदर झिझक थी। जी। वही मतलब ग्रामीण परिवेश, लड़कियां मेरे लिए एक नई चीज़ थी। जी। तो मैं चला गया लड्डू का डिब्बा लेके, और सबने हैरानगी प्रकट की कि मैं बिहाई कलाकार और यहाँ बैठता है ज्योतियों में। क्या बात है। उस दिन से मेरी शुरुआत हुई शिवालिक थिएटर में। जी। और मैंने शिवालिक थिएटर में बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि बतौर सिंगर, बतौर एक्टर ड्यूट मैंने गाए। कई लड़कियाँ जो शिवालिक थिएटर में थी आज
टॉपर जो है कि सोनिया विष्ट है, वो डांस कोरियोग्राफर बॉलीवुड में है। तो ऐसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। जैसे आपने ड्यूट गाया, कोई ड्यूट की 2 लाइनें, क्योंकि दर्शक आपकी कलाकारी को भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ड्यूट तो यही था कि हरियाणवी एक गाना बड़ा पॉपुलर था, मेरी एडी रोज खुजावे, मेरा नज़र लागी किसी रंडवे की। अच्छा, तो ये था, स्वर लहरियों में थोड़ा गुनगुनाए तो अच्छा रहेगा। वो मेरी एडी रोज खुजावे खुजावे, मेरा नजर लागी किस रंडवे की, क्यों झूठी, दोनों की तकरार है, जी जी जी। क्यों झूठी दोष दिखावे दिखावे रे, तेरे नजर लागरी न रंडवे की। क्या बात है। तो ये गाना मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ। जी जी। तो सफ़र चलता रहा। एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे शिवालिक थिएटर छोड़ना पड़ा, जी क्योंकि कुछ वहाँ की कल्चर इतनी ओपन थी जिसको मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं हरियाणा का बंदा था। जी। और हरियाणा में ऑलरेडी बड़ी झिझक शर्म वो होती है, उन चीज़ों को मैं इतना बोल्ड नहीं था कि मैं उन चीज़ों पे काम करूं। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, फिर अपना ही मैंने मंच बनाया, सरस्वती कला मंच। जी। उसकी कब स्थापना हुई? 1980 में जी। सरस्वती कला मंच बनाया। उसी के थ्रू मैंने टैगोर थिएटर में कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। टैगोर थिएटर एक चार्म है कलाकार के लिए, एक बहुत बड़ा मंच है। और टैगोर थिएटर में लगभग मेरे आज की डेट में लगभग मैंने 50 के करीब शो हुए हैं। और 1 महीना पहले पब्लिसिटी होती थी, डायरेक्टेड बाई खड़दू नाम होता था, फागड़ का खड़दू, हरियाणा का खड़दू, सामण का खड़दू। जी जी। खड़दू टाइटल जब लोग देखते थे और बैनर पे डायरेक्टेड बाई रविशंकर शर्मा, जी। तो लोगों की भीड़ जुटती थी। और स्कूटी 260 रुपये टैगोर थिएटर का किराया था, जी। 500 रुपये स्कूटी थी। हर बार मेरी स्कूटी जब्त होती थी। रीजन के क्राउड बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। दीवार के साथ क्राउड खड़ा होना मतलब प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिटेड था, और हर बार वो आपके रिकॉर्ड टूट जाते थे। हाँ, तो चंडीगढ़ में और एक बार विशेष तौर पे आप कहेंगे वे हरियाणवी में ही काम किया। हरियाणा साहित्य अकादमी एक ऐसा तंत्र था, आज तो 4 संस्थाएं सरकार ने बना दी हैं। जी। पंजाबी साहित्य अकादमी है, उर्दू अकादमी है, ग्रंथ अकादमी है, जी। या हरियाणा साहित्य अकादमी। जी। ये अलग अलग विंग बना दिए। लेकिन उस समय हरियाणा साहित्य अकादमी होती थी। डॉक्टर JN कौशिक वाज द डायरेक्टर ऑफ द हरियाणा साहित्य अकादमी। जी। मुझे प्यार करते थे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली सोनीपत से थे, एक अच्छे साहित्यकार थे। तो वो ये सोचते थे भाई अकेला लड़का है ये हरियाणा का, जो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। जी। उस समय के हालात ये थे कि हरियाणा की संस्था चंडीगढ़ में जो हरियाणवी इवेंट को बढ़ावा दे रही है, तो उसको चंडीगढ़ में रहते हुए हरियाणा के ही नहीं मानते थे। जी। डॉक्टर JN कौशिक जी से मैंने ये कह के ये परंपरा तोड़वाई, जो हरियाणा की संस्थाएं जी। चंडीगढ़ में काम कर रही थी हरियाणवी साहित्य पे, उनको मैंने उस नियमावली में डलवाया। जी। और 5,000 रुपये ग्रांट मिलती थी। जी। और उसी कड़ी में एक बार हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की 2 महीने में प्रकाशन होता है एक बुक का। जी। उसमें एक लेख आया हरियाणा के देसी वाद्य यंत्र। जी। तो हमेशा मैंने जिद की है, रीस नहीं। क्या बात है, बहुत उम्दा। तो उस रीस में मुझे डॉक्टर JN कौशिक जी ने कॉल की। जी। मैं ऑफिस आया, ने कहा कि कंपटीशन है हरियाणा के देसी वाद्य यंत्र, जी। आप इस पे लिखिए। ये देखो इतनी महान शख्सियतें इन्होंने लिखा है। जी। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा कि उन शख्सियत के मैंने जो लेख पढ़े हैं मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि वो हरियाणा के देसी वाद्य यंत्र थे ही नहीं। जी। जी। तो डॉक्टर कौशिक जी कहने लगे और क्या है। मैंने फिर माचिस जी। देसी वाद्य यंत्र, जी। आम की गुठली देसी वाद्य यंत्र, जी। एक पॉलीथीन का टुकड़ा देसी वाद्य यंत्र, जी। और एक टीन का डिब्बा जिसको हम यूजलेस कर देते हैं, उसका तुम्बा बनता है। जी। जी। बहुत प्रोफेशनली बजता है। जी। जी। तो 6 आइटम मैंने गिनाए। तो
₹250 प्राइस था फर्स्ट, जी, तो मैं फर्स्ट विनर था। क्या बात है, बहुत उम्दा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी, तो धीरे धीरे ये सफ़र चलता रहा। कहीं ना कहीं मुझे ये टीस कि हरियाणा सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती थी, जी, किसी तरह की कोई सपोर्ट हमें हरियाणा सरकार की उस समय नहीं थी। जी, लेकिन अपने सोर्सेज से हम अपने शो करते थे। जी, तो एक कलाकार होने के नाते, जैसे मेरे ग्रुप में 35-40 लड़कियां काम करती थी और सभी पंजाब से थी, जी, हरियाणा की कोई लड़की नहीं थी। जी, तो एक बार ट्रेड फेयर के लिए जी, एक समी डांस नया आया था पंजाब का। वो कई जो एक्सपर्ट थे उनको दिखाया गया, उनके काबू से बाहर था वो, जी, ठीक है ना। तो मुझे पंजाब सरकार ने बुलाया। उस समय पंजाब कल्चर फेयर के डायरेक्टर डॉक्टर जे आलूवालिया जी, जी थे, मुझे बुलाया और बोला जी आप हरियाणा से? मैंने कहा हाँ जी। बोला ये सम्मी डांस तैयार करना है। जी, मैंने कहा जी मुझे पहले VHS की कैसेट दीजिए, जी, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा फिर यस करूँगा। मैंने 3 दिन वो कैसेट अपने बच्चों को दिखाई, बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया जी, और करते ही रिहर्सल करके और प्रगति मैदान में उसका प्रदर्शन हुआ। उस समय पंजाब के गवर्नर थे सिद्धार्थ शंकर रे। किस सन की बात है ये लगभग कह सकता हूँ मैं 86 के आसपास। क्या बात? तो SS रे बड़े प्रभावित हुए। तो SS रे जी जो गवर्नर पंजाब थे उस समय, उन्होंने कहा कि जिस भी डायरेक्टर ने ये डांस तैयार करवाया मुझे मिलवाओ। क्या बात है, बहुत उम्दा। मैं मिला प्रगति मैदान में, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुझे पंजाबी साहित्य अकेडमी दिल्ली पहाड़गंज में है, जी, उन्होंने ऑफ़र किया कि आप एकेडमी में आइए और काम कीजिए। जी, और हकीकत बात यह थी कि वेद जी मुझे पंजाबी नहीं आती थी उस समय, जी, और 3-4 लेटर मेरे पास आए, जी, मैं सबको नकारता रहा। लेकिन जब चौथा लेटर एकेडमी का आया, मैंने मेरे एक फ्रेंड को दिखाया, रमेश भारद्वाज जी थे वो, जी, और ये बोले ये तो गोल्डन चांस है यार, जी, इसको हाथ से ना जाने दे। मैंने फिर 4-5 गीत तैयार किए पंजाबी। सड़के सड़के जाती है मुटियारी नी, कंडा चुबा तेरे पैर भागी नारी नी, जी, पिंड मित्रा दे आई नच कुड़िए, क्या बात है, सस्सी सुती नाल पा गए जुदाई पुन्ना। क्या बात है, ये तैयार करके मैं पहुंचा तो वो लोग मेरी वेट कर रहे थे। कोई मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं। मुझे वहाँ लगभग 2.5 साल के करीब काम करने का मौका मिला। क्या बात है, बहुत उम्दा। और उसी दौरान में मैंने पंजाबी को इतना गहराई से अध्ययन किया कि DD1 पे पंजाबी दर्पण कार्यक्रम आता था पंजाब का। जी, 2 साल तक मैंने पंजाबी में उसकी एंकरिंग की। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद जैसे बात मैंने कही कि हरियाणा सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं अपने आप को बेसहारा समझता था। गुरदास मान जी उस समय बहुत अच्छे पंजाब के कलाकार थे, तो उनके जो गीत थे जैसे छल्ला था, कगरे पे गई फुलकारियाँ में गैया, जी, 8-10 गीत थे, और जो भी नया गीत उनका आता था मैं उसको कंटेस्ट करके गाता था स्टेज पे। जी, तो एक बार तो ये था कि गुरदास मान जी ने भी, जो मैंने छल्ला गाया तो गुरदास मान जी वॉज द चीफ गेस्ट। जी, तो कुल मिला के मैं फिर पंजाबी साहित्य की तरफ ढल गया, क्योंकि मुझे सरकार ने सपोर्ट किया। जी। काफ़ी काम मैंने पंजाब के लिए किया। रविशंकर जी, जैसा आप बता रहे थे कि आपने कई वर्षों तक एज एंकर दूरदर्शन में काम किया, तो दूरदर्शन की आपकी जो यात्रा है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। तो ये तो बहुत आपने मेरे दिल का सवाल किया है वेद प्रकाश जी। जैसे नॉर्जून का सेंटर था जलंधर दूरदर्शन, हरियाणा को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, और TV फेस्टिवल चंडीगढ़ में हर साल होता था। उस दौरान में कई कलाकार ऐसे थे जो बहुत अच्छे ले, उनको वंचित रखा गया। तो मुझे भी वंचित रखा है, क्योंकि मैं आकाशवाणी रोहतक का था। हमने उस दौरान में TV फेस्टिवल का जी, बायकॉट किया। उसके बाद वहाँ नहीं हुआ, जी, बैठे नहीं हम, लड़ाई लड़ते चले गए। जी, और जलंधर दूरदर्शन में हमने धारा नामक जी, एक 24 मिनट का जी, हरियाणा का कार्यक्रम
शुरू करवाया, जी जिसमें हरियाणवी फोक डांस, रागनियाँ जी और स्किट वगैरह जी हास्य होती थी। उसी कड़ी में जैसे कि मैं सांगों से भी जुड़ा हूँ। जी मैंने पंडित लक्ष्मीचंद जी का लिखा हुआ सांग नल दमयंती जी 8 एपिसोड में मैंने जलंधर दूरदर्शन के लिए बनाया, जी वो टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद शाही लकड़ारा तो काफ़ी पॉपुलर रहे मेरे ये। जी तो उसके साथ साथ साहित्यकार होने के नाते मेरा अखबारों में लिखने का बड़ा रुझान था। जी एक बार जब मेरा पायलट शो नल दमयंती का टैगोर थिएटर में हो रहा था, जी तो उसमें एक पत्रकार ने, क्योंकि आज तो जिले के पेज आते हैं जी अखबार के, जींद केसरी है, इस तरह का जिले के आते हैं, लेकिन उस समय इंडिया में जो अखबार छपता था वो एक ही छपता था। जी नव भारत टाइम्स में अगले दिन मेरी एक बॉक्स में खबर लगी हुई थी, जी निर्देशन के अभाव में डूबा नल दमयंती। क्या बात है। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो थी। मैं अपने आप को मतलब बहुत बड़ा समझता था, मेरे से बड़ा कोई डायरेक्टर है ही नहीं यहाँ। लेकिन भगवान ने हो सकता है मेरे लिए अच्छा मौका दिया हो जी कि वो मेरी ईगो तोड़ने का और मेरे लिए आगे बढ़ने का। जी तो मैंने देखा भाई बड़ी निराशा हाथ लगी, भाई किसकी हिम्मत हो गई है जो मेरे खिलाफ छाप दिया। मैंने उस पत्रकार को ढूंढा, जी उस पत्रकार को ढूंढ के मेरी काफ़ी तुत्तु में हुई, जी लेकिन बेसिकली बहुत ज्ञानी आदमी थे वो। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक राज्य भाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे चंडीगढ़। जी तो वो फ्रीलांसिंग पत्रकार थे, उन्होंने मेरा शो देखा जी और जो देखा वही नव भारत में छपा। जी तो लास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि रविशंकर भाई रामचरितमानस पढ़ा है? जी मैंने कहा जी पढ़ा है। बोले उसमें एक लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है जी कि गुणवान व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होते, बल्कि गुणवान व्यक्ति अपनी आलोचना सुन के खुश होते हैं, ताकि जो उन्होंने गलती की है उसको सुधार सके। क्या बात है। वो मेरे लिए वेद जी एक बहुत बड़ा सबक था जी और एक बहुत बड़ा संदेश था। जी उसके बाद मेरी गोवी जाती रही। क्या बात है। और पैरेलल मैंने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया जी और बड़ा नाम कमाया। क्या बात है। अब उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो ईश्वर चंद्र भारद्वाज जी उरलाना कला के थे, स्पीतों के पास है, जी उन्होंने कहा कि आप लिखा करो, समीक्षा लिखा करो जी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। मैंने समीक्षा लिखी, अखबारों में मेरा काफ़ी आना जाना था। सभी अच्छे जो ओहदे के वहाँ के पत्रकार थे सीनियर, उनसे मेरा अच्छा भाईचारा और घर में आना जाना। इस कारण से मैं फिर लिखता चला गया। जी मेरा इंटरेस्ट पत्रकारिता में बढ़ गया। जी और मेन मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने संगीत में बहुत ज़्यादा मेहनत की जी और मैं मानता हूं कि उसके अनुरूप मुझे रिजल्ट नहीं मिला। किस क्षेत्र में मेरे कि से आपको कहीं बतौर गायक के रूप में आपको जो एक मुकाम हासिल करना था नहीं, वो हासिल नहीं कर पाए? हरियाणा की लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में। जी, तो उस दिशा को बढ़ाने के लिए क्या मिलना चाहिए था श्री रविशंकर जी को? सरकार हमें ग्रांट देती, जी सरकार हमें सपोर्ट करती, सरकार हमें किसी फेस्टिवल पे बुलाती। ये किस सन की बातें आप कर रहे हैं, ताकि वो सरकारें भी समझ में आए कि वो कौन सी सरकारें थी जिन्होंने इस प्रकार से असहयोग की स्थिति पैदा की संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों के? तो उस समय तो कांग्रेस सरकार थी जी और कांग्रेस सरकार में भी मोस्टली जो है कभी कभार थोड़ी बहुत हमारी आवाज़ सुनते थे, चौधरी भजन लाल जी सुनते थे। जी
हम सीधी भाषा में उनसे बात करते थे, मिलते थे। जी। और मेन बात थी कि एक सीएम और कलाकार के बीच में कोई दायरा नहीं था। वो सीधा मिलते थे कोठी पे, क्या बात है। हमारी समस्याएं सुनते थे। जी। फिर भी वो जो अधिकारी लॉबी थी कहीं ना कहीं अनदेखा करती थी। जी। उनके लिए संगीत कला, ये उनको अधिकारियों के लिए कोई विषय था ही नहीं कि भी इस पे भी कुछ काम किया जा सकता है, या इसके उत्थान से लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं था शायद। नहीं, भेजी कमाल है। आईपीएस, आईएएस कई ऐसे अधिकारी थे जो हमारी संस्था सरस्वती कला मंच के पैटर्न रहे, जी। जिसमें एच.सी. दिसोदिया जो अपने डिप्टी कमिश्नर रह के गए पुराने समय में जींद में, जी। वो एक बड़े कला प्रेमी थे। तो उसके बाद भी क्यों ऐसे शब्द आए कि भी सरकार के एंड पर मदद नहीं हो पाई? लेकिन वो जैसे कि एक अधिकारी का अपनी पोस्टिंग होती है, उसका दायरा होता है। उसका दायरा नहीं, वो कहीं ट्रांसफ़र हो गई, कहीं ट्रांसफ़र हो गई। जैसे जैसे वो समय बदलता गया तो फिर वो स्पॉट जो है ना ढीली पड़ती गई। जी। कहीं ना कहीं फिर वही साइकिल की बजाय 11 नंबर पे आ गए। जी। तो वही बता रहा था ना मैं कि मतलब लिखना शुरू किया मैंने। जी। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। आपसे चर्चा करते हुए हमें पता लगा कि जुलाना की धरती के पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रकार भी रहे हैं। वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का कारण क्या रहा, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे कि मैं चंडीगढ़ से मेरी वापसी हुई, विकट परिस्थितियों में हुई, और यहाँ जब मैं आया मेरा कोई नहीं था और मेरे पास कुछ नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया ना, चंडीगढ़ में मैं फ्रीलांसिंग पत्रकारिता करता था। जी। वही पत्रकारिता मैंने यहाँ शुरू की। जी। जगत क्रांति न्यूज़पेपर आज बहुत बड़े लेवल का अखबार है। जी। उसमें मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जी। मैंने सर्विस भी की उसमें और खबरें भी लिखी। जी। उस अखबार को बेचा भी। जी। उसके बाद मैं सभी न्यूज़पेपर से जुड़ गया जी। और लिखता था। अब लिखने की जो मेरी शैली थी बड़ी खर्राट थी। जी। दबंग वाली। हाँ, बिल्कुल खर्राट लिखता था मैं, मतलब सीधी बात। किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जी। गलत को गलत, क्योंकि मुझे जो पाठ पढ़ाया गया पत्रकारिता क्षेत्र में, जो मेरे गुरु रहे, जी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि अपना माजा भाई अगर गलत काम करे तो गलत लिखना, अगर अपना दुश्मन अच्छा काम करे तो अच्छा लिखना। तो वो गुरुजन का अगर नाम हमारे साथ साझा करना चाहें, जिनकी वजह से पत्रकारिता की सीढ़ियों को चढ़ना आपने शुरू किया। ईश्वर चंद्र भारद्वाज जी, उरलाना कला स्वीदों के पास है जी। और पानीपत जिले में लगता है वो। जी। जी। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से मुझे पत्रकारिता में डाला। जी। यहाँ मैं आया, सभी नेशनल पेपर्स में मैंने काम किया, लेकिन आप मुझसे उम्मीद करते थे कि पूरी खबर छपे। 2 पेज की मैंने खबर भेजी और 2 पेज की खबर में खबर लगी 4 लाइनें। और वो दूर क्या था कि हमारे पास अर्जेंट खबर भेजने के लिए टेलीग्राम अथॉरिटी थी। जी। डाकखाने की, टेलीग्राम से अर्जेंट भेजते थे। अब टेलीग्राम के बाद आ गया फैक्स। जी। फैक्स आया। जी। फैक्स में खबर लिखी डाल दी। और उससे पहले एक सीन ये था, फैक्स से पहले का, मुख्यालय में, अखबार के मुख्यालय में टेलीफोन के साथ टेप रिकॉर्डर ज्वाइंट था। जी। हम यहाँ से खबर पढ़ के एसटीडी के जरिए जी। और सुना देते, सारी खबर वहाँ रिकॉर्ड हो जाती थी। ठीक है। अब फैक्स आ गया। जी। फैक्स खबर लिखी और भेज दिया वहाँ। ठीक है। फैक्स के बाद आया मॉडम। जी। मॉडम का क्या था कि कंप्यूटर में खबर टाइप की, वहाँ का मॉडम नंबर मिलाया, खबर भेज दी। जी। उसके बाद आज के अगर युग की बात करें, जी। आज तो सब कुछ नेट से जुड़ गया है जी। और हाईफाई लेवल पे है सब कुछ। तो उस लेवल पे रहते हुए भी हमने खर्राट पत्रकारिता की। जी। अनेकों उतार चढ़ाव देखे जी। और उन उतार चढ़ावों ने हमें बहुत मजबूती दी। और जबकि कला के क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, इतने लंबे समय मैंने काम किया कला के क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ आज मेरी जो रोजी रोटी बना
वो पत्रकारिता का क्षेत्र बना। जी क्योंकि जैसे प्रिंट मीडिया की आपने बात की, सभी पेपरों से जुड़ा मेरा अपना अखबार है जी बुलंद युवा, जी उसको मैंने खून पसीने से सींचकर जी रेगुलर रखा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, पहला चैनल हरियाणा न्यूज़ आया था। जी कुछ समय तो मेरा कार्यकाल जुलाना के लिए रहा, लेकिन मेरे कार्य शैली को देख के मैनेजमेंट ने मुझे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो लगाया जींद में। जी एवन तेल का हरियाणा में काम किया, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो, जी टोटल टीवी में हूँ, अनेक कुछ चैनल मैंने किए। लेकिन बेबाक मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो शैली थी जी बिल्कुल निष्पक्षता से एक न्यूज़ को बनाना, सारे उनके तथ्य जुटाकर उस न्यूज़ को आगे भेजना। जी क्योंकि मुझे हरियाणा न्यूज़ के चैनल में जो मेरे सीईओ साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि रविशंकर जब तक अपने कैमरे में कैद कुछ ना हो तो प्रतिस्पर्धा के जोर में आप ब्रेकिंग मत चलवाना। क्या बात है। तो मैंने यही किया कि जब तक मेरे कैमरे में सब कुछ कैद नहीं हो गया, जी जो बाइट है, पक्ष की है, विपक्ष की है, जी पूरे तथ्य नहीं जुटे, तब तक मैंने ब्रेकिंग नहीं चलाई कभी भी। जी तो इसी कारण से आज मैं आपसे एक बात शेयर यही कर रहा हूँ कि एक कलाकार होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन जहाँ कलाकारी की बात आती है, मैंने दोबारा मेरी वापसी चंडीगढ़ हुई 2018 में। जी तो 2018 में जाके फिर माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही, आप लोगों की दुआ ऐसी रही कि फिर झंडे गाड़ दिए चंडीगढ़ में। जी उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको बीच में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई थी और वो किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टरों ने आपको कह दिया कि आप फुल बेड रेस्ट में हैं, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टरों की हिदायतों को दरकिनार करते हुए उस कला के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का दम भर के और फिर चल दिए। उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। निश्चित तौर पर जो युवा कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा के रूप में वो किस्सा याद रहेगा, वो बताइए सर। वेद जी, हरियाणा की स्वर्ण जयंती आ गई जी 2016 में। हरियाणा की स्वर्ण जयंती आई। अब स्वर्ण जयंती में सरकार ने नुक्कड़ नाटकों की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मंडलियाँ मांगी। मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे हार्ट अटैक हो गया। जी और हार्ट अटैक का ऐसे था कि डॉक्टरों ने, पीजीआई के डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट और दवाइयों पे कहा कि आप जल्द जो है ना अपना ऑपरेशन करवाएं। जी लेकिन मुझे वो मछली की आंख दिख रही थी कि मुझे स्क्रीनिंग को क्रॉस करना है क्या बात। स्वर्ण जयंती की। जी मैंने फटाक से, मैं पीजीआई में मेरी ओपीडी होती थी तीसरे दिन, तो वहाँ जाके डॉक्टर मुझे कहता था कि आपको एडमिट करेंगे। मैं झूठ बोल देता था। जी मैं कहता था कि मेरे साथ कोई नहीं आया और इधर बच्चों की रिहर्सल चल रही है। जी तो उस दौर को मैंने निकाला और निकाल के और कुल मिला के उस स्क्रीनिंग को मैं क्रॉस कर गया। ठीक है। क्रॉस करने के बाद फिर मुझे लगा कि 1 महीने में प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। जी फिर मैंने यार दोस्तों से, सरकार के सहयोग से जी अपना इलाज करवाया। जी लेकिन जो मुझे स्टंट डले थे, जी उस समय भी मुझे कहा गया कि आपको पूर्णतः बेड रेस्ट करना है। जी बेड रेस्ट कहाँ? हमने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब यार कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी के मरना है। जी लेकिन हमने हमेशा से ही, मेरा अपना जो एक सोच रही है, शहीद होके मरना है। संगीत के क्षेत्र में काम करते करते शहीद होने का जज्बा, बस यही है कि काम करते करते, जैसे देसी कहावत है, चलता चलता मर गया। अच्छा जी। वही एक, तो उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं हर रोज। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, रविशंकर जी की जो यात्रा है ये कोई सामान्य यात्रा नहीं। वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा जो इन शख्सियत में है, वास्तव में वो हम सब के लिए भी और अन्यों के लिए भी प्रेरणा के रूप में है। और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इन्होंने अपनी वो जो कला की जो यात्रा है उसको रुकने नहीं दिया, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति रही हो।
आर्थिक तंगी रही हो, शारीरिक समस्याएं आ गई हो, बाधा बनने नहीं दिया उन परिस्थितियों को, उनसे लड़ते हुए, जूझते हुए आपकी गीता जयंती क्या, आपका सूरज कुंड क्या, प्रगति मैदान क्या, अब उन्हीं से जानते हैं उनकी उस जो गीता जयंती और सूरज कुंड की जो यात्रा है, कला की यात्रा है, उसके बारे में बताइए रविशंकर जी। गीता जयंती की अगर बात करें, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, उस दौरान में 1966 में जो हरियाणा बना, और एक पंडित तारादत्त विलक्षण जी जो अड़ेवा के थे, उन्होंने गीत लिखा था, गंगा जी के प्यार में सरस्वती कंठार में, श्री जमुना का गर्धार में हमारा बसे देश हरियाणा। तो मैंने उस गाने को रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, और माननीय सीएम साहब के हाथों उसको रिलीज़ करवाना था ऑडियो को। तो संजय बसिन जी जो हमारे कलाकारों की जान हैं, डायरेक्टर हैं हरियाणा कला परिषद के, मैंने उनसे डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा रविशंकर जी गाने को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और भीड़ का हिस्सा उनका जो संदेश मेरे लिए एक प्रेरणा का काम कर गया बसिन जी का जी। तो मैंने उस गाने को शूट किया जी। कुरुक्षेत्र में 2 दिन लगे जी। और शूट करने के बाद सब माँ सरस्वती करवा रही थी। जी। वर्ष 2019 का गीता जयंती का सबसे पॉपुलर सॉन्ग था, लाखों लोगों ने देखा जी। क्योंकि 48 कोस की परिधि में वो गीत बजा, लोगों ने देखा, काफ़ी सराहना हुई। उसके बाद 2021 में मुझे सरकार ने और मेरे विभाग ने, कला और संस्कृति विभाग, हरियाणा कला परिषद, मेरे जो अधिकारी थे, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि रविशंकर कुछ कर सकते हैं। जी। तो गीता जयंती कुरुक्षेत्र में जी। मुझे कमान कार्य दे दिया हरियाणा पवेलियन को सुशोभित करने का। उसमें मैंने काम किया जी। और बड़ी अच्छी लेवल पे अधिकारियों ने और सरकार ने मेरी प्रशंसा की, जी। जो कि मैं ये समझता था शायद मैं इसके लायक नहीं था, जी। लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरा। जी। और रही जींद की बात, जी। जींद में भी मैंने जैसे तीज फेस्टिवल की बात थी, उसमें मैं, क्योंकि तीज का फेस्टिवल हरियाणा और पंजाब में सेलिब्रेट होता है। जी। हरियाणा में तीज और पंजाब में तियां। तो मैं एक मंच पे लेकर आना चाहता था हरियाणा और पंजाब के कलाकारों को, ऐसा हुआ। जी। उसी के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि अब तक जींद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो पाया था कि कभी 2 स्टेटों की साझा लोहड़ी का, मकर संक्रांति का पर्व ऐसा मनाया जाए, और आपने वो जींद की इस धरा पर जो हमारे रंगशाला है, वहाँ एक आपने संयुक्त 2 स्टेटों का एक कार्यक्रम आपने आयोजित किया, और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा, उसके बारे में आप बताइए। वेद प्रकाश जी, मेरी अलग सोच है, मैं अलग सोच के साथ काम करता हूँ। हरियाणवी लोक कला संस्कृति की बात है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में है। तो उसमें जैसे कि आपने कहा कि एक 2 स्टेट के कलाकार एक ही मंच पे, लंबे समय से एक टीस थी कि कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल आए कि जिसमें हरियाणा और पंजाब के कलाकार एक मंच पे अपनी प्रस्तुतियाँ दें। जी। ऐसा मैं हरियाणा दिवस पे करना चाहता था, जी। लेकिन टाइमली नहीं हो पाया। उसके बाद तीज फेस्टिवल हुआ, मैंने अधिकारियों से बात की, तो डिपार्टमेंट ने, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे फुली सपोर्ट किया जी। उस दिशा में। और हरियाणा और पंजाब के कलाकार आपके समक्ष तीज फेस्टिवल में 3 दिन की प्रस्तुतियाँ उन्होंने मनमोहक दी। उसके बाद सांझी उत्सव की बात थी, सांझी पे भी मैं काम करना चाहता था। बिल्कुल। वो मैंने जिला लेवल की मैंने सरकार से मांगी, जी। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा जिले की नहीं, आप पूरे स्टेट की करोगे। जी। और वो सांझी उत्सव आपके सामने 3 दिन था, बहुत और बेहतरीन। उसमें भी हरियाणा और पंजाब के कलाकारों ने जी। एक मंच पे अपनी प्रस्तुतियाँ दी। जी। दूर दराज के इलाके से बच्चे उत्साह के साथ आए, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उन्होंने बहुत अलग अलग स्वरूप की साझियाँ, जो एक मनोरम दृश्य जो दिखाया जींद के लोगों को, लोगों ने भी भरपूर उसका आनंद उठाया। वास्तव में वो एक प्रयास, आपका सराहनीय प्रयास रहा। तो उसमें एक बात और थी सांझी में, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जी। 75वां। जी। जी। जी।
तो लगभग 15 जिलों ने भाग लिया और 75 सांझियों का आगाज़ जी प्रदर्शनी के रूप में हुआ। जी और हमने उस पूरे प्रोग्राम को डेडिकेटेड टू आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी उसके बाद में मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि आप जैसे साथी मुझे टिकने नहीं देते। तो मैंने कहा मकर संक्रांति और लोहड़ी जी दोनों हमारी संस्कृति से जुड़ी, जी तो उसमें भी मुझे मौका मिल गया कि हरियाणा और पंजाब के कलाकार एक ही मंच भाई पर आप हाँ एक ही मंच पे प्रस्तुतियाँ देंगे। जी और वो पिछले दिनों हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लोहड़ी पे पंजाब के कलाकारों ने वो सुंदरी मुंदरी होए, दुल्ला भट्टी होए, यानी पुराने पारंपरिक तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। जी और ऐसे ही सांझ इसमें हमने मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया। जी दर्शकों में बताना चाहता हूँ, जींद शास्त्रीय गायन के क्षेत्र की रुचि का जिला नहीं रहा है। निश्चित तौर पर जींद जिले के 24 गांवों के नाम रागों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान नहीं था। उसके बावजूद भी अभी 4 दिन पहले श्री रविशंकर जी ने एक शास्त्रीय गायन के बहुत उत्कृष्ट कलाकारों को, युवा कलाकारों को एक मंच मुहैया कराया और रंगशाला में एक बहुत उम्दा और बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया। वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया आपके इन प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करता है। निश्चित तौर पर आपके द्वारा बोया हुआ ये एक बीज नए प्रकार से निश्चित तौर पर एक नए मुकाम और नई ऊंचाइयों को परिभाषित करेगा, एक नए आयाम स्थापित करेगा। अब हमारे दर्शक जो युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा। और हम जानना चाहते हैं, रविशंकर जी ने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष संगीत और संस्कृति को दे दिए, तो कभी रविशंकर जी की इच्छा नहीं होती किसी प्रकार से कोई राजनीतिक पोस्ट पे जाके संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संरक्षण में, उसके उत्थान में कुछ नया कर पाएँ, यदि सरकार को इस प्रकार से आपको मौका दे? वेद जी, जहाँ तक राजनीतिक पद की बात है, कभी लालसा नहीं रही। और मैं तो किंग मेकर रहा हूँ। क्या बात है। ठीक है, जो किंग मेकर होते हैं वो कभी लालसा नहीं करते जी। और आज तक मैंने ज़िंदगी में मैं किसी भी संस्था से सम्मानित नहीं हुआ। क्या बात है। ठीक है, लोगों को सम्मानित करते हैं। लोगों को आप देखते हैं जी कि भरमार में मेरे ख्याल साल में 2-4 फेस्टिवल होते हैं, लगभग 200-400 लोग सम्मानित होते हैं। निश्चित तौर पर। तो उस लालसा में भी किसी तरह का मतलब मैंने प्रयास नहीं किया है जी और ना मैं प्रयास करता। जी और रही काम की बात, जी काम तो बोलेगा। जी अगर माननीय सरकार ने इतना बड़ा मान सम्मान मुझे तुच्छ कलाकार को दिया है, जी अगर वो इस लायक समझते तो वो काम सरकार का है। जी रविशंकर जी, जितना हम समझ पाए, सरकार के एंड पर कुछ कुछ अभी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। जिस प्रकार से शास्त्रीय गायन की एक विधा का एक नमूना जींद के लोगों को मिला है, उसके अलावा अलग अलग तरीके से मंचों से विभिन्न सांग की विधा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और सांस्कृतिक परिवेश जनता तक ले जाने का प्रयास किया है। किसी न किसी एंड पर कहीं प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी नज़र आती है। यदि उसका बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चित तौर पर लोगों तक इसकी पहुंच और ज़्यादा होगी और सरकार की मतलब एक सुशासन की जो नीति है उसका भी प्रचार प्रसार इस संस्कृति एवं कला विभाग के माध्यम से आप कर सकते हैं। वेद जी, मैं आपको बताऊं, जो ये सरकार आई है वर्तमान में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, इससे पहले की अगर बात करें, ठीक है, होते थे नुक्कड़ नाटक होते थे, ये तो गतिविधियां हर सरकार में चलती हैं, लेकिन जितना गति और कलाकारों को मंच प्रदान करने की दिशा में वर्तमान सरकार ने दिया है, कला सांस्कृतिक विभाग है, हरियाणा कला परिषद है। हरियाणा कला परिषद के पुराने रिकॉर्ड को आप देखें, जब केसी शर्मा जी इसके वाइस चेयरमैन होते थे, उस ज़माने में क्या था, हरियाणा के कलाकारों को ये नहीं था पता कि कला परिषद किस चिड़िया का नाम है
और आज आप कला के क्षेत्र में देखें, हरियाणा में 4 डिवीजनें हैं जी, निश्चित हरियाणा कला परिषद की। पूरे स्टेट से उसको डिवीजन वाइज बांट दिया और डिवीजन से भी शायद नीचे जिला स्तर पे भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास है। बस वो जिला स्तर पे तो क्या हंगामा, वो एक डिवीजन ऐसी आ गई है जी। वो जिला स्तर समझो जी। क्योंकि जो अधिकारी उससे जुड़े हुए हैं वो विधा के कलाकार हैं, बहुत अच्छे लेवल के कलाकार हैं। संजय भसीन जी की बात करें, जी। संजय भसीन जी निदेशक भी हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं इसके। जी। संजय भसीन जी एक बहुत मंझे हुए जी। थिएटिस्ट हैं और हर चीज़ को समझते हैं, कलाकार के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं। निश्चित तौर पे। ऐसे ही जो और 3 डिवीज़न है, जी। एक डिवीज़न खाली है जी। गुड़गावा, जी। उसके अलावा भी जो अधिकारी हैं वो एक अच्छी कला के क्षेत्र में उनका नाम है, जी। वो कलाकारों को जोड़ के चलते हैं। जी। और आज धरातल पे अगर कला के क्षेत्र की बात की जाए, कलाकारों को उभारने की बात की जाए, मान सम्मान की बात की जाए, जी। बहुत अच्छी गति कला को मिल रही है। कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के साथ साथ जी। एक काम करने का मौका मिल रहा है। उसके अलावा कलाकारों को अब जो उनकी मानदेय है, जो उनका भत्ता है, शायद डिजिटली रूप से उनके खातों में आ रहा है। मतलब जब ये सरकार आई थी उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग की थी कि कलाकार का मानदेय कलाकार के खाते में आना चाहिए, क्या बात है। बिचौला ख़त्म करो। जी। उस पर काम हुआ निश्चित तौर और आज वो बिचौला ख़त्म करके, जैसे मान लो हम कोई कार्यक्रम करते हैं, पर। जी। उसमें जितने कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके खाता नंबर, पैन कार्ड और फार्म नंबर 2 भरा जाता है, जी। जिसमें पूरा डाटा होता है उसका, आधार कार्ड उसका से भी। आधार कार्ड से भी उसका फोटो लगा होता है। जी। पूरा डिजिटल जो सिस्टम है जी। उससे उस कलाकार की पेमेंट उसके खाते में आती है। जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकार का मानदेय कलाकार के खाते में बिल्कुल एक ईमानदारी और निष्ठा से आ रहा है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंच भी मुहैया कराए जा रहे हैं। हाँ, मंच निस्संदेह हर कला के क्षेत्र में किसी भी विधा का कलाकार है उसको हरियाणा कला परिषद है, कला एवं सांस्कृतिक विभाग है, फुल सपोर्ट करता है। हम सरकार के एंड पर भी जो सरकार की द्वारा किए जा रहे बेहतरीन और उम्दा काम, उनकी प्रशंसा की जाती है निश्चित तौर पर। लेकिन इसके अलावा जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है किसी भी स्तर पर, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार यदि किया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ आम जनता तक भी पहुंच पाए, वो भी सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ सके। इस विषय पर भी थोड़ा सरकार के अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? सबसे बड़ा संदेश वेद जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आज जहाँ तक देखें संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, जी। माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है उनका आदर नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि जैसे हम पुरानी संस्कृति को आगे नई जनरेशन तक प्रमोट कर रहे हैं, उसी दिशा में नई जनरेशन के कलाकारों को अपनी संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों को लेके अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। जी। और एक अच्छे संदेश के साथ लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जी। कि ताकि उनको ये पता चले कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे संस्कार कितने महान रहे हैं। जी। तो निश्चित तौर पर अगर नई जनरेशन इस सभ्यता को, संस्कृति को और संस्कारों को अपना कर चलती है, एक कला के क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। और जो आज एक भागदौड़ की ज़िंदगी है, अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है, जी। उसमें भी एक ठहराव आएगा। जी। तो मैं यही न्यू जनरेशन के जो कलाकार हैं अपनी कला, संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों पर काम करें। जी। और एक मोटिवेशन जनता के बीच जाकर दें ताकि हमारा जो मान सम्मान है, पूर्वजों का है, हमारी संस्कृति का है, उन्हें बहाल हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। निश्चित तौर पर दर्शकों, आपको इसी सोच और इसी विचार और इसी मंथन के साथ छोड़े चलते हैं। हमारी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, इन पर मंथन मनन करने, चिंतन करने की आवश्यकता है। और
इन चीज़ों को अगर ज़मीनी स्तर पर लागू करना है, युवा उभरते हुए कलाकार जो इस कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी उन संस्कारों, संस्कृति और सभ्यता को सजो कर रखने के लिए निरंतर बेहतरीन और उम्दा काम करने की आवश्यकता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।